अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत ने मिनी बजट पास कराने का फैसला कर लिया है कि जिसके बाद मिनी बजट के जरिए 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ली जाएगी। साथ ही स्टेट बैंक कानून को भी पार्लियामान से पास करवाने के लिए सेनेट और कौमी असेंबली के सेशन बुला लिए गए हैं। वजारत खजाना का दावा है कि पाकिस्तान 12 जनवरी से कबल IMF की पेशगी शराइत पूरी कर लेगा। आज ही वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने ट्वीट में बताया कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में छठा जायजा पेश किया जाएगा। यह जायजा नाज़रीन एक ऐसे वक्त में पेश होगा कि जब स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार, करेंसी डॉलर के मुकाबले में कमजोर, और साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ये दावा कर रही है कि हुकूमत ने मालियाती इदारे के सामने हथियार डाल दिए हैं। पार्लियामान को आज दिन तक जो डॉक्यूमेंट ऑफ फाइनेंशियल सरेंडर IMF के साथ साइन हुआ, डिटेल्स आज दिन तक पार्लियामान को या पाकिस्तान की आवाम को नहीं बताए गए। शब्बर जैदी, रज़ाक दाऊद और गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि ये मुल्क जो है दिवालिया हो गया, हम कंगाल हो गए। नाज़रीन, इससे अब से थोड़ी देर कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया कि मीडिया की एक हल्के ने बगैर ये जहमत किए कि हुकूमत से मौक़िफ़ ही ले लिया जाए। ये खबर उड़ाई कि फाइनेंस बिल में तरमीम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाएगा। फाइनेंस बिल में तरमीम पार्लियामान में पेश की जाएंगी और पार्लियामान ही इस ज़िम्न में हतमी फैसला करेगी। नाज़रीन, ये जहन में रखिए कि मुआशी अशारिये अच्छी सूरत हाल पेश नहीं कर रहे। सिर्फ नवंबर के महीने में तकरीबन 2 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा हुआ। साल के पहले 5 माह में ही पाकिस्तान का दरामदी बिल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 64% इजाफे के साथ 25 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 17 रुपए कम हो चुकी है। शरह सूद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 7% से बढ़कर 9.75 तक बढ़ा दी गई है कि जिसकी वजह से कर्जों और सूद की अदायगियों में इजाफा हुआ है। हालिया काबीना इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को काबीना मेंबरान ने मशवरा दिया कि बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त और महंगाई के तूफान में पिस्ती एक अवाम के जिसका गम और गुस्सा सामने आता चला जा रहा है, ये बेहतर होगा कि मनी बिल ऑर्डिनेंस के जरिए पेश कर दिया जाए, जिसकी नफी आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी कर रहे थे। इजलास के दौरान ये बताया गया कि IMF पहले ही ऑर्डिनेंस से मनी बिल मुतारिफ करवाने को मुस्तरद कर चुका है। इस इंकशाफ के बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि IMF से मुज़ाकरात करके कायल करने की कोशिश की जाए कि पार्लियामान से मंजूरी तवील वक्त में ली जा सकती है और फौरी मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास बुलाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आज ही ये फैसला कर लिया गया और अनाउंस किया गया कि ऐसा नहीं होगा, पार्लियामान में ही ये फैसले लिए जाएंगे। ऑफ कोर्स ये मुश्किल भी है कि सेनेट और कौमी असेंबली का सेशन तो बुला लिया गया है, तो ऑर्डिनेंस लाना मुमकिन ही नहीं था सिरे से। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर वज़ीर आज़म इमरान खान को टफ टाइम का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असेंबली के सेशन का जो कोरम है वो ही सिरे से पूरा नहीं हुआ, उस वजह से सेशन मुलतवी कर दिया गया और इसी बात का इजहार आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया। ख्वाजा आसिफ और रज़ा रबानी साहब के अलावा हुकूमत के अंदर अब गवर्नर स्टेट बैंक के इख्तियारात को लेकर, उनके पावर्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल में तब्दीलियों का असूली फैसला कर चुकी है। गवर्नर स्टेट बैंक को दी जाने वाली पावर्स, इख्तियारात और एहतसाब से मुबर्रा होने के तासुर के बाद इन खदशात का इजहार किया गया कि ऐसा करने से रियासत की अमलदारी कॉम्प्रोमाइज़ होगी कि जबकि स्टेट बैंक की कुछ शिकें आइन से मुतसादिम हैं और अगर बिल ऐसी सूरत में पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑफकोर्स चैलेंज भी हो सकता है। इसका खतरा बारहा मौजूद है। नाज़रीन, इसी तरह अहम मुल्की इदारों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। साथ ही गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की कारकर्दगी बिलखसूस शरह सूद में इजाफे पर भी हुकूमती आला तरीन ओहदेदार ज्यादा खुश नहीं हैं। आज द न्यूज़ में छपने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद की जानिब से IMF से ये कमिटमेंट की गई थी कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल पार्लियामान में ही पेश किया जाएगा, मगर वादा खिलाफी के बाद IMF ने जायज़ा प्रोग्राम में ये शर्त आयद कर दी कि पहले बिल को पार्लियामान से पास करवाया जाए और फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में छठा जायज़ा पेश किया जाएगा। हुकूमत के पास ऑप्शंस महदूद हैं, बहुत लिमिटेड हैं, जबकि वक्त तेज़ी से हाथों से निकल रहा है। इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं जिनको पूरा करना है। नाजरीन, अभी ये बिल काबीना से पास होना है, फिर नेशनल असम्बली में आना है, फिर 2 हफ्ते मज़ीद दरकार होंगे जब सेनेट से पास होना है और डेडलाइन इसकी जनवरी
फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जनवरी है। क्या ये सब कुछ इतने वक्त में हो सकेगा? बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, बदतर होती मुआशी हमारे इंडिकेटर्स जो हैं, महंगाई, गैस बहरान के दरमियान पार्लियामान से इस मनी बिल को एंड एडिशनली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के हवाले से इन बिल्स को पास करवा लिया जाएगा। ये किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक डिप्टी स्पीकर सेनेट सलीम मांडीवाला साहब और मुजम्मिल असलम साहब, तर्जुमान हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बताइएगा कि फिर बहरहाल ये जो कन्फ्यूजन थी ये ख़त्म हो गई है कि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू होगा, ये पार्लियामान के ज़रिए ही ये बिल्स पास कराए जाएंगे? शुक्रिया मेहर, मैंने आपका पूरा कंसंट्रेशन से सुना जो आपने इब्तदाइया दिया, और यकीन जाने कि आपने ना मेरे ख्याल से 2-3 अखबारों में जो कल इससे रिलेटेड पूरा जो लिखा था वही आपने पढ़ दिया। और मेरा नहीं ख्याल कि आपने किसी जो काबीना में कोई वजीर जो बैठता है, चले जो कोलिशन का है पीटीआई करनी, किसी से बात करके आप पूछ लेती। मुजम्मिल साहब, मुझे लगता है कि आप जरा सुनने से कासिर हैं, माजरत के साथ। जो छपा है वो भी बताया और तरादीद भी पढ़ के सुनाई है कि किस वजीर ने क्या कहा है। तो बराए मेहरबानी अपनी वजाहत जरूर दे दीजिए। हमें हमारा काम ना सिखाएं, पूरा दिन हम यही काम कर रहे होते हैं और डबल चेक कर रहे होते हैं। मुझे आपको कौन काम सिखा सकता है? आप तो सीखी सिखाई हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपना मौका देने पे। आपकी डेस्परेशन आपकी आवाज और आपकी बातों से झलक रही है सर, हौसला कीजिए, खैर होएगी, पास कर लेंगे आप IMF का टेस्ट। मुझे मौका देने नहीं देंगे ना, तो फिर मांडीवाला से बात करें, मैं सुनता रहता हूँ, मजे करता हूँ। नहीं, आप अपने सवाल का जवाब देना सर, आपको लिया इसलिए कि आप अपना मौका दीजिए, इधर उधर की बातें ना करें। अरे सवाल के जवाब आपको दूंगा और एक एक करके दूंगा, आप जो है फिक्र ना करें। मुझे कोई इसमें हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। सबसे पहली बात यह कि हुकूमत ने किस दिन बोला था कि फलां काबीना के इजलास के एजेंडे में ये चीज चाहिए, नंबर 1। दूसरी आपने बात बोली कि काबीना में जो है वो हो गया कि इलेक्शन हम हार गए हैं तो इसको ऑर्डिनेंस कर दें। कल काबीना में इसके बारे में बात भी नहीं हुई, जिसे कहते हैं बात भी नहीं हुई। और अभी मैं जहाज से उतरा, मेरे साथ एक काबीना के वजीर थे, उनसे भी मैंने वापस पूछा कि नहीं यार बात ही नहीं हुई। सर आप मुझे कह रहे हैं कि आपका एक जहाज में बैठा हुआ काबीना का वजीर जो है वो बड़ा क्रेडिबल है, मगर मेरी या हमारी सुबह से जिन 4 वज़रा से बात हो गई है वो वेले हैं, झूठे हैं, क्रेडिबल नहीं है। नाम कोट करें उनका, वज़रा का नाम कोट। मैं अपने सोर्सेस क्यों कोट करूं? आप फिर हमें काम सिखाने के लिए आ गए सर, आप काम की बात करें। Do not ask me to tell my sources to you and do not challenge my work. पहले उसको डेफर, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं तो आपको जो रियलिटी है वो बताने। तो फिर काम की बात बताइए। ऑर्डिनेंस इज नॉट ऑन द कार्ड्स, ये पार्लियामान से ही पास होना है, इसका होमवर्क हो चुका है सर। 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि हुकूमत प्रेशर में आ गई, फिर हुकूमत ने कहा हम ऑर्डिनेंस नहीं देते, फिर ये कैसे हो गया कि जी अच्छा हम मनी बिल ले जाते हैं? आप थोड़ा सा सोच समझ के तो बोले। हमने 1.5 महीना IMF से नेगोशिएट किया, एक एक चीज नेगोशिएट की, सोच समझ के की, और हम अपनी टाइमलाइन पे, इसीलिए आज मैंने ही ट्वीट किया कि सर आपकी तारीख को, हाँ मैं अगर आप तारीख को हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएंगे और वो तमाम प्रायर एक्शंस के साथ जाएंगे। अब आप उसमें जो है ऑर्डिनेंस कभी क्या, आप आने वाले दिनों, पहले आप लोगों ने कहा था IMF प्रोग्राम फेल हो गया, टॉक्स फेल हो गई, IMF ने ये कह दिया, IMF ने वो सारी की सारी चीज आप लोगों के दावे गलत किए। अब इस पे जो है शुरू हो गए। दूसरी बात आपने कहा कि स्टॉक मार्केट यूं है, परेशान है। स्टॉक मार्केट तो इंतजार करिए कि हम प्लीज IMF प्रोग्राम पे चले जाएं, और करेंसी मार्केट को भी वो स्टेबिलिटी देगी। तीसरी चीज ये कि जो हम ला रहे हैं बिल, उसमें 350 अरब रुपए के सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, और सेल्स टैक्स वो वाले लगा रहे हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल में नहीं है, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके हाथ में फैंसी फोन्स हैं, जिनके घर में इम्पोर्टेड चीजें आती हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, उनके लिए परेशानी है, आम आदमी के लिए कोई परेशानी नहीं है। पेट्रोलियम लेवी हमने लगा, अच्छी खबर है, कीमत नीचे कर दी है। और 12 तारीख को IMF के बोर्ड में जाने का मतलब ये है कि IMF और हम एक पेज पे जो कहानी बोली जा रही है, IMF ने साफ इनकार कर दिया। देखिए मैं वजारत खजाना में बैठता हूँ और मुझे पता है कि मेरे फाइनेंस एडवाइजर की एंगेजमेंट कहाँ होती है, और ऐसी कोई बात ही नहीं हुई ना उनकी। कल 3 दिन से तो वो मतलब वो अपने कामों में और हर मीटिंग में मैं साथ था, किसी ना IMF को फोन किया ना किसी को बोला। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि बातें कौन बनाता है, कहाँ से मिलती हैं।
देखिए रियलिटी, हम आपको हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। हमसे फवाद चौधरी ने यही बोला ना कि फोन करके पूछ तो लो कि भाई ये थी कि नहीं थी चीज। सर अगर आप माजरत के साथ, आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता फवाद चौधरी साहब की ट्वीट का, उनका एक प्रॉब्लम है किसी एक सहाफी से और एक इदारे से, उन्होंने ट्वीट कर दी, आप आके इधर तोपे चलाना शुरू हो गए। हम फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी सुना रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, कोरम आपके पूरे नहीं हो रहे, बराए मेहरबानी बात सुन लीजिए। हम एग्जैक्ट बात दोनों साइडों की बता रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन आपकी बातों में झलक रही है। आप काम की बात करें ना सर, आप मुझे सवाल करने की इजाजत दें। अब आप कह रहे हैं कि आम आदमी के ऊपर इसका भार नहीं पड़ेगा। 350 अरब रुपए का जो सालाना अब आप एग्जेम्पशंस जो हैं हटाएंगे, इट विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डिनरी मैन, यू सेइंग? जी बिल्कुल, उसमें फर्टिलाइजर पे हम नहीं लगा रहे, पेस्टिसाइड्स पे नहीं लगा रहे, फूड आइटम्स पे नहीं लगा रहे। हम कहाँ पे लगा रहे हैं? जो आईफोन लेगा $100 उसको लगाएंगे। हम किस पे लगा रहे हैं? जो इम्पोर्टेड बाइसिकल रन करेगा उस पे लगा रहे हैं। हमने जो माजी में प्लांट्स और मशीनरीज जो पिछली हुकूमतों ने जिनको एग्जेम्पशन दी थी, हम उनको लगा रहे हैं। हम जो है इम्पोर्टेड सीरियल खाने पे लगा रहे हैं। ये सीपीआई बास्केट का हिस्सा नहीं है। और अगर आप पिछले 4 हफ्ते 6 हफ्ते का फूड प्राइसेस देखें। ओके, और मुजम्मिल साहब जरा मुझे एक और बात बताइएगा कि जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जब आप ये हटाएंगे एग्जेम्पशंस तो 1% आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, वो गलत कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, आप उस इकोनॉमिस्ट आप उनको भी टेस्ट कर लीजिएगा। देखें, मैं आपको सिर्फ आम अल्फाजों में समझा देता हूँ क्योंकि आपकी भी आसानी के लिए हो जाएगा और मेरे को भी समझाना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान की 55,000 अरब रुपए आमदनी है, समझ लें कि 55,000 रुपए है, और हम 350 अरब रुपए का टैक्स लगाने जा रहे हैं। यानी कि 55,000 पे अगर कोई कमाता है तो हम उससे इजाफी 350 रुपए लेंगे। और ये वो वाले हैं जो बहुत हाई इनकम एंड के हैं, हम आम आदमी को टच नहीं करने जा रहे। और ये इकोनॉमिस्ट जो हैं उनसे जरा ये पूछिएगा कि जो आइटमों पे लगेगा वो सीपीआई बास्केट का हिस्सा है कि नहीं है। मुझे तो यही तो अफसोस होता है। ठीक है, तो और मुझे बताइए सर, फिर आप अपने जजमेंट मोड में आ गए, आप अपने अगेन काम की बात करें, खबर दें, हम फट्टे चलाएंगे आपकी खबर के, खबर आगे लेके जाएंगे। हम तो एजेंडे पे काम नहीं कर रहे। इतना दुख और अफसोस हो रहा है तो बॉयकॉट कर दे उन चैनल्स का और पेपर्स का। एनीवे सर, मुझे बताइए पेट्रोलियम लेवी, अगर आपको करेक्ट कर दूंगा तो गलती तो नहीं करूंगा, और अगर लोग गलत, मेरे कौन से क्लेम को आप चैलेंज कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि मैं तो सही बात बताऊंगा कि जो हो रही है। और मैं जो हूँ जहां से निकला हूँ इसीलिए कि मुझे पता था कि मैं मना करूंगा तो कहेंगे जी भाग रहे, इसलिए आपके सामने आया हूँ, पेश हुआ हूँ कि जी। मुझे लगता है आपके दुखड़े बहुत ही गहरे हैं और बहुत ही तवील हैं। हम कोई कुर्सियां लगा के अनाउंस नहीं करते कि बंदा भाग गया और फोन नहीं उठा रहा। एनीवे, मुझे बताइए पेट्रोलियम लेवी जो है तकरीबन 4 से 5 रुपए फी लीटर जो ऊपर जा रही है हर माह, ये नहीं मुतासिर करेगी, या आप कह रहे हैं बिजली के बिल आने वाले दिनों में नहीं बढ़ने जा रहे? कैन यू जी आपको बता दूं कि 8 रुपए अभी तक जब से हमने IMF से मुआहिदा किया पेट्रोलियम की लगा चुके हैं, और पेट्रोल की कीमत उल्टा उस दिन से 5 रुपए नीचे है। और 1 तारीख को इंतजार कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह उसमें भी एक और अच्छी खबर मिल जाएगी। आप लोगों ने उस वक्त कहा था 30 रुपए से पेट्रोल बढ़ जाएगा, 17% से सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा, पेट्रोल 200 रुपए का हो जाएगा। वो कहाँ गई बातें? रिपीट करें ना, स्टेटमेंट चलाएं, तब मजा आए ना हमें भी सुनने का कि हाँ यार उन्होंने बोला था उनकी बात चलाएं। लेकिन वो तो गोल कर दी बात क्योंकि वो गलत हो गई। मुझे बताइए 550 अरब रुपए का इजाफी टैक्सेशन का जो जिक्र हो रहा है, ये भी गलत है सर? कोई 550 अरब का इजाफी टैक्सेशन, ऐसा कोई बोझ नहीं है अवाम के ऊपर जो पड़ने वाला है। बिल्कुल गलत है। कोई इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन अपनी जगह मेंटेन रहेगी, वो भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ये भी बताइए कि अब आपको बड़ी स्टिफ ऑपोजिशन, तो जानते हैं आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, हमें कोई स्ट्रिक्ट ऑपोजिशन नहीं है। हमारे पास हमने आज वैसे क्या खाकर आए हैं? मेरा सवाल खत्म नहीं हो रहा, जवाब दे रहे हैं, फट रहे हैं, समझ नहीं आ रही, बज रहे हैं इस दीवार में उस दीवार में, क्या खाया है? मैं सेगमेंट रैप अप कर देती हूँ, जरा सा काम डाउन हो जाए। नहीं, आप करें, आप चलें। मैं आपको ये कह रहा हूँ हमें कोई ऑपोजिशन नहीं है, इसमें फटने की क्या बात है? मेरा सवाल ही खत्म नहीं हुआ। कोई ऑपोजिशन नहीं है ही कोई ऑपोजिशन नहीं, यानी कि ख्वाजा आसिफ तो एवी कहीं बोल रहे हैं ना, यानी कि शहबाज शरीफ तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, जरदारी साहब भी एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ तहरीक इंसाफ है, आप हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और बल्ले बल्ले इस मुल्क में सब अच्छा है। नहीं, ख्वाजा आसिफ ने जिनका नाम लिया शब्बर दे दी, उनके साथ मैं 10 प्रोग्राम कर गया हूँ, आपको क्लिपिंग भेजूंगा। उन्होंने कहा मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। वो तो बार बार ट्विटर में ट्वीट भी कर दिया, मेरे नाम से भी एड्रेस कर दिया।
पहले ही उनकी बात। मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मैं शब्बर जैदी की भी बात नहीं कर रही थी। बड़ी स्टिफ ऑपोजिशन है आपकी स्टेट बैंक ऑफ ऑटोनॉमी बिल के हवाले से। आज की तकरीर में अभी आपने जो सुनाया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिल की बड़ी सख्त ऑपोजिशन है। IMF के मातहत करने की बात की जा रही है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से कि ये नहीं हो सकता, इतनी ऑटोनॉमी, इतनी पावर और एक पैराशूटर नहीं, एक इकोनॉमिक हिटमैन की सूरत में एक गवर्नर स्टेट बैंक हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकता। एक ऐसी रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन को मद्देनजर रखते हुए आप पार्लियामान से बिल पास करा लेंगे? अच्छा, मेरी अब आप मुझे 1 मिनट बोलने देंगे, आप प्लीज इसमें नहीं आइएगा, ठीक है ना। ये जब जॉइंट सेशन था तो ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है एक लंबी तकरीर कर दी कि आज के इसमें जो है जॉइंट सेशन में वो स्टेट बैंक का काला कानून आ रहा है, वो था ही नहीं। अब उनको पता ही नहीं था, उसके बाद शर्मिंदा हुए। अब आ जाए दूसरी बात पे, अब आप ये कह रही हैं कि स्टेट बैंक की इकोनॉमी, आपको पता है 1994 के 2015 तक 4 दफा स्टेट बैंक के एक्ट में तरामीम IMF के कहने पे ये हुकूमतें कर चुकी हैं, यही कर चुकी हैं जो अभी कह रहे हैं काला कानून हो रहा है। फिर आपको पता है जो 21 अभी वो जो आपने मेरे ख्याल से रजा रबानी की बात सुना रही थी, रजा रबानी साहब को जरा याद करवाइएगा कि 22 में से 9 प्रोग्राम IMF के पीपल्स पार्टी ने लिए, ठीक है, और सबसे बड़ा IMF का कर्जा पीपल्स पार्टी ने 2009-10 में है। सलीम साहब बैठे हैं, ये कंफर्म कर देंगे क्योंकि 2 साल बाद ये भी वजीर खजाना बने थे। तो आप हम पे किस चीज का मलबा डाल रहे हैं, मुझे तो ये समझाएं कि ये खुद तरामीमें कर चुके हैं, ये खुद उस प्रोग्राम में बार बार एग्री करके आते थे, इतने बड़े थे तो उस वक्त ये कर देते ना कि नहीं ये रखो अपना प्रोग्राम अपने पास। अब हमारे पे सारी जो है गिद्दड़ सिंह ये बातें अब आपने पार्लियामान में इनको बावर करवानी होंगी, मनवानी होंगी, जो ऑपोजिशन किसी मूड में दिखाई नहीं दे रही मानने के। आपने पूछा, मैंने अब जवाब दे दिया, अनलेस यू बुलडोज इट थ्रू। सर ये बताइए, आपकी नवंबर 2021 में ही आपकी CPI बेस्ड इन्फ्लेशन 11.53% पे रही है। आने वाले दिनों में जब ये आपके आने वाले दिनों में ये मुआहदा तय पा जाएगा, सब कुछ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतर हो जाएगा, तो ये बढ़ेगी या आपको कम होती दिखाई दे रही है? देखिए, हम तो सीधी सी बात है, स्टेट बैंक की प्रोजेक्शन है 9 से 11 के दरमियान रहेगी। पूरी दुनिया में जो है अमेरिका में 1 से 7 पूरी दुनिया में बढ़ी है। हमने एक काम अच्छा कर लिया है, जो शायद मेरे आपके इस्तेमाल की बास्केट में कम है, जो आम इस्तेमाल में चीजें, फूड इन्फ्लेशन हम माइनस में ले आए, ठीक है, और जो पेरिशेबल फूड है वो ईयर ओवर ईयर 5 माइनस है। 2018 की कीमत में प्याज, टमाटर, आलू ले आए, चीनी हम 85 रुपए किलो ले आए। हमें इत्मीनान एक आम आदमी के इस्तेमाल में चीज है उसको हम कम कर दिए। हाँ, अब जो मैं हूँ मुझे उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और वो आपको मजे की बात बताऊँ, वो CPI बास्केट का हिस्सा ही नहीं है, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगी इसमें। जो इकोनॉमिस्ट 1% जो निकाल के घूम रहे हैं ना, वो जरा बताएं तो सही कि जिस आइटम में लग रहा है वो CPI में उसका वेट कितना है और वो क्या है, ताकि मैं भी सीखूं, कुछ मेरा भी सीखने का अमल बढ़े आगे, आपके तो उससे भी बढ़िए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद थे। विजिबली डिस्ट्रॉट लग रहे थे, आपने बात सुनी, विजिबली थोड़ा परेशान लग रहे थे। ख़बरें ऐसी छप रही हैं, बहरहाल दादोशुमार भी ऐसे आ रहे हैं। IMF अपने तई परेशान है, दुरुस्त भी परेशान है। हमारे जितनी टैक्स कलेक्शन हो रही है उसका एक मेजॉरिटी, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है विंडफॉल गेन है। एंड ऑफ कोर्स आने वाले दिनों के अंदर अगर हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम होती हैं तो क्या किया जाएगा? वे विल बी स्टैंड। डॉलर जो है वो मुस्तहकम होते दिखाई नहीं दे रहा। स्टॉक मार्केट को कह रहे थे ऐसा क्या हो गया है, इसको ब्लड बाथ कहा जा रहा है। मार्केट में सर्टनिटी नहीं है, इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं जब तक कोई ना कोई स्टेबिलिटी या सर्टनिटी नहीं आती। नाज़रीन, ब्रेक में प्रोग्राम में आगे चलते हैं। आपको बताते हैं कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ौज को बैनुल-अक़वामी सरहद पर बाड़ लगाने से रोकने और बाड़ उखाड़ने की वाक़यात पेश आना शुरू हो गए हैं, कि जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वाक़े पर कशीदगी पैदा हो सकती है। ये मुमकिनात में से है। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान का ये कहना है कि तालिबान फोर्सेस ने इतवार के रोज़ पाकिस्तानी फ़ौज को मशरकी सूबे नंगरहार के साथ एक गैर कानूनी सरहदी बाड़ लगाने से रोक दिया है। जबकि तालिबान तर्जुमान बिलाल करीमी का ये मानना है कि अब जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, मामूल पर आ गए हैं। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब सोशल मीडिया पे एक वीडियो में तालिबान सिपाहियों को खारदार तारों के एक बंडल उठाते हुए दिखाई दिया जा रहा है। ये वीडियो इंटरनेट के ऊपर है और साथ ही एक तालिबान कमांडर पाकिस्तानी फौजियों को खबरदार कर रहा है कि दोबारा सरहद पर बाड़ लगाने की कोशिश ना की जाए।
2400 किलोमीटर पर मुश्तमिल सरहद के ज्यादातर हिस्से पर पाकिस्तान बाड़ लगा चुका है कि जिसकी वजह से गैर कानूनी नकलो हमल में कमी आई है। नाज़रीन, 2017 में शुरू होने वाले इस मंसूबे का 90% काम मुकम्मल हो चुका था। ये पहला मौका नहीं है, इससे कबल भी अमरीकी हमायत याफ्ता साबका अफगान हुकूमतें बाढ़ और पाक अफगान सरहद के हवाले से बयानात देते आए हैं, मगर फिर अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद दोनों मुल्कों के सरहद पर तालिबान कमांडरों की मौजूदगी, तालिबान परचम और गश्त को भी देखा गया है। लेकिन अब बहरहाल ये खबरें आ रही हैं कि बहुत से तालिबान कमांडर्स भी बाढ़ के खिलाफ हैं। आज वॉइस ऑफ अमेरिका में शाया होने वाली खबर के मुताबिक बाढ़ हटाने के वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल से लेकर बलोचिस्तान में स्पेन बोलदाक तक जारी हैं, जबकि नंगरहार के गवर्नर हाजी मोहम्मद मुजम्मिल और कुन्नड़ के गवर्नर जो हैं वो उनके समेत तालिबान के कई ऐसे रहनुमा हैं कि जो ना सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर खारदार बाड़ लगाने के खिलाफ हैं, बल्कि डुरैंड लाइन को दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल सरहद भी तस्लीम नहीं करते। बाढ़ उखाड़ने का हालिया वाकया उस दिन पेश आया कि जब दुनिया भर से गैर मुल्की रिप्रेजेंटेटिव्स एम्बेसडर्स इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के लिए जमा हुए थे कि ताकि अफगानिस्तान में रूनुमा होने वाली इंसानी तबाही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे तबादला ख्याल किया जाए। Of course, it's an irony. We're going to take a very short break. Stay with us. ऑपोजिशन ने हुकूमत पर घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। ऑपोजिशन बैक वक्त चारों अतराफ से हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी वफाक और पंजाब में डेरे डालकर मुकाबले के लिए तैयार हैं, तो ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी हुकूमत का धड़न तख्ता करने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह सॼे पाकिस्तान में हाणे लाहौर में भी वञी विया थो, हुते भी खैमा गाड़ियां थो, पाण जिंद वही उते हिननि सां मुक़ाबिलो कबो। तख्तियों के ऊपर तख्तियाँ, तख्तियों के ऊपर तख्तियाँ, तख्तियों के ऊपर तख्तियाँ। भाई अगर आपको तख्तियाँ लगाने का इतना शौक था तो हमें बता देते, हम आपको तख्तियाँ लगाने पर मामूर कर देते। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल हुकूमत को घर भेजने के इन इरादों का इजहार मरियम नवाज ने भी किया। इस्लामाबाद में टीचर्स को एहतजाज को बुनियाद बनाकर मरियम नवाज का कहना है कि हमारे हाल को तबाह करने वाला शख्स हमारे मुस्तकबिल को अपनी नाअहली की नजर करने से बाज रहे और घर जाने की तैयारी करे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नताइज सामने आने के बाद ऑपोजिशन खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है और हुकूमत पर दबाव और प्रेशर बढ़ रहा है। जराए बता रहे हैं कि कल ही ऑपोजिशन की एक खुफिया मीटिंग भी हुई है कि जिसमें स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और मिनी बजट को रोकने के लिए मुशावरत की गई है। जराए बता रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन जमातों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIP को रजामंद कर लिया है। ऑपोजिशन का इत्तेफाक हुआ है कि इन हाउस तब्दीली की तरफ बढ़ने से कबल स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर हुकूमत पर कारी ज़र्ब लगाई जाए। नाज़रीन, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इस हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ को टास्क सौंपा है कि कुछ बाखबर हल्के ये इंकशाफ भी कर रहे हैं। जहन में रखिए कि हुकूमत के अहम तरीन वजीर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राब्तों में हैं और वो अगले इंतखाबात के टिकट कन्फर्म करने पर तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सियासत की इन खुफिया चालों में कल ही नवाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान टेलीफोन राब्ता हुआ और हुकूमत को घर भेजने पर इत्तफाक किया गया। कल ही मियां साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को भी फ़ोन किया, हदायत जारी की कि आइंदा इंतखाबात की तैयारियां की जाएं। ये टेलीफोनिक और खुफिया राब्ते बेसबब नहीं हैं। मुकाबले की बनती इस सियासी फिजा में मगर लड़ाई ये नहीं है कि हुकूमत को घर किसने और कैसे भेजना है, जंग इस बात पर है कि कौन पहले अपना रांझा राजी करेगा। नाज़रीन, सियासत के बदलते इस मंजरनामे में हमने कल भी देखा कि कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास, उसका कोरम पूरा नहीं हुआ। हुकूमती MNA और इत्तेहादियों की दिलचस्पी ना होने के बराबर दिखाई दे रही है। आज ही ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि हुकूमती अरकान का वज़ीर आज़म पर एतमाद ही नहीं रहा। कल पहला दिन था सेशन का, वो अपना कोरम पूरा नहीं कर सके। उनके अपने बंदों को इमरान खान पे एतमाद नहीं रहा, वो शिकस्त का निशान बन गया, शिकस्त का वो लाइबिलिटी बन गया है अपने बंदों के लिए। एक जानिब अपोजिशन की सियासत के बदलते ये तेवर हैं और दूसरी तरफ हुकूमती किस्सा ख्वाह सब चैन है कि बांसुरी बजा रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, मुलाजा कीजिए। ये जो पार्टियां हैं ये सिर्फ टीवियों की वजह से अब
आजकल जिंदा है। जो तमाम इस वक्त इनकी सियासत है इन बड़ी जमात सो कॉल्ड जमातों की, वो सिर्फ टीवी के सहारे पर चल रही है। देखिए हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ है। नवाज शरीफ जो है इन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी पाकलैंड में गुजारनी है, जरदारी साहब ने अपनी बाकी ज़िंदगी दुबई गुजारनी है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा और ज़रार खोड़ो मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्लासरा साहब, फरमाइएगा कि लग रहा है कि मुहासरा जो है कर लिया गया इमरान खान साहब का एकदम। आप देख रहे हैं कि चारों अतराफ से तमाम तरह अपोजिशन जो है वो एक्टिव हो गई है। जरदारी साहब लाहौर से, मरियम साहब एकदम मैदान में, साथ ही शहबाज शरीफ, एयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, हर जगह से बयान आ रहे हैं कि द टाइम इज़ अप। ऐसा क्या हुआ है? मेहर बड़ा आपका मेरा ख्याल अहम सवाल है। अगर इसको लिंक करें तो पिछले दिनों से आप खुद भी माशाल्लाह इतनी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, आपके पास भी बहुत सारी खबरें और अंदर की स्टोरीज़ होती हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बज़ है इस्लामाबाद में, हम भी वो फील कर रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी होती रहती है, जो खबरों का हमें भी पता चलता रहता है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है हमेशा कोई हुकूमतों के आने जाने से पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप की जाती है। पहले तो ये था ना कि इमरान खान साहब का वो नहीं, मुतबादिल नहीं है। पहले तो 3-4 साल इसी पे गुजर गए कि इसको हटाएं तो किसको लाएं, तो लिहाजा इमरान खान साहब भी घर बैठे रहे और उन्होंने 2-4 दफ़ा कहा भी सी अपनी तकरीरों में, जी मेरे बाद कोई है तो लें। एक कॉन्फिडेंस था जो और कॉन्फिडेंस है। अब वो ये लगता है कि शायद कोई इस तरह की बातचीत होगी, एक अल्टरनेट जो है ना वो शायद कोई ढूंढा जा चुका है। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत सारी बातें जो है, अच्छा मैं पहले इनको सीरियस नहीं ले रहा था टू बी फेयर, फिर मैंने कुछ अपने मुराद आपकी शहबाज शरीफ साहब को, जी शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी या हो चुकी है कि चलें ठीक है आप आएँ और आपसे बातचीत हो सकती है। इन चमक गोइयों को आप सीरियस नहीं ले रहे थे? अच्छा मैं नहीं ले रहा था टू बी फेयर, मत है क्योंकि इस्लामाबाद में 20-22 साल के तजर्बे के बाद पता चल चुके बहुत सारी चीज़ें हम ख्वाहिश को खबर ही बना के मतलब चल रहे होते हैं कि चलें। अच्छा पॉलिटिकली तौर पर चीज़ों को कंफ्यूज इतना कर दिया जाता है, आपको मुझे या ज़रार को या किसी को भी इतनी धूल उड़ाते हैं कि हम सहाफ़ी भी उसमें आ जाते हैं, चक्कर में आ जाते हैं कि हाँ जी कुछ होने वाला है। अच्छा फिर हमें भी खबर चाहिए होती है, हाँ जी कुछ होने वाला है, हमें तो थोड़ा मिसाला एक चाहिए होता है। सो वी आल्सो अगेन वो कहते हैं सेल इट। लेकिन अब की दफ़ा जब ये बातें आना शुरू हुई ना कि कोई जहाँ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, कोई बंदोबस्त हो रहे हैं, तो मैंने कोई अपने सर्टेन बड़े अच्छे एक उस पर हैं पॉलिटिकल सोर्सेज हैं जिनकी बात मैं यकीन करता हूँ या जिनसे माजी में मुझे मेरा ख्याल है कोई अच्छी खबरें मिली थी, मैंने उनसे चेक किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया कि यस कोई मीटिंग्स हुई हैं, बातचीत हुई है, और दूसरी साइड जो है जो सारे फैसले करते हैं दे आर नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट इस रजीम। उसकी 2-4 फिर मैंने पूछा वो क्यों खुश नहीं है, क्या वजूहात हो सकती है, अब तक तो ठीक चल रहा था। देन दे केम आउट विद उनकी जो अपनी खबर थी कि एक तो ये ऑफ कोर्स 20 नवंबर की जो हुई है आपने देखे अपॉइंटमेंट्स के मसले थे, डेफिनेटली एक उस पब्लिक के में आप आए हैं। पब्लिक में जब चीज़ें आ जाए ना, आपका मेरा बेशक उस पर ट्विटर पे जितनी भी हो जाए, मतलब आपके व्हाट्सएप पे मेरे आपके इख्तिलाफ राय हो या ना, इट्स फाइन, मगर जब पब्लिक में तो वो इदारा जाती इज्जत लाइन पे ना, और वो काबिल कबूल नहीं है। अच्छा फिर अभी भी नहीं रहा, अभी भी नहीं है। फिर आपकी क्या ईगो ब्रूज होती है, फिर लोगों को पता चलता है, फिर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से बहुत सारे लोग कहते हैं देखें जी आपके साथ ये कर दे, मेरे जैसे भी तो होते हैं ना थोड़े से बात को आगे भड़काने वाले। सो वहाँ से चीज़ें एक तो आके ट्रिगर हो रही। दूसरा जो अहम चीज़ है जो लोग भूल रहे हैं कि मैं पिछले दिन सुन रहा था उनको हफीज़ पाशा साहब को नदीम मलिक साहब के शो में थे, उन्होंने बड़ी अहम और खौफनाक बातें की। मैं उनको कोट कर रहा हूँ मैं उनसे, उन्होंने ये कहा कि 2018 तक हम पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है ना अपने ही रिसोर्सेज अपने टैक्सेस से पूरा करते थे 2018 तक। अब डाउन द ईयर आफ्टर 3 ईयर्स वो ये कह रहे थे कि अब यहाँ 45% लोकल टैक्सेस हैं हमारे, या वहाँ से मीट कर रहे हैं, और 55% हम बारोइंग कर रहे हैं डिफेंस बजट की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। नो इट्स अ बमशेल कि अगर मुल्क के आपके हालात आपकी इकॉनमी में ये हो चुकी है कि आपके अपने रिसोर्सेज डेली अखराजात से लेके डिफेंस के अखराजात जो हैं वो कर्जों पे चल रहे हैं। अच्छा वो दूसरे ये समझ रहे हैं, दिवालियापन होने की भी बात आज उन्होंने की, ख्वाजा आसिफ ने इसको रिपीट की कि वही वाली चीज़ें अब इन्हीं चीज़ों को उठाया जाएगा ना कि आपसे सो यू थिंक इन इस सूरत हाल की वजह से शहबाज शरीफ ऑल ऑफ अ सडन एक तो मुफाहमती लहजा भी था, बट गिवन ऑल दिस वो ऑप्शन जरा सी और बेहतर लगने शुरू हो गई है। अच्छा वो दूसरी साइड को ये करना शुरू हो गया है कि जैसे तैसे भी थे, मतलब आई मे ना मतलब एग्री विद देयर अंडरस्टैंडिंग और व्हाटएवर देयर प्लानिंग, वो ये कहते जैसे तैसे भी थे तो हमें डार साहब हैं, पैसे मांगते थे, महंगे कर्जे लेते थे, बारों करते थे, जो भी करते, हमारा खर्चा तो मिल रहा, मुझे तो तनख्वाह मिल रही थी। वो ठीक कहते हैं। अब इनके हाल में दौर में उनके ख्याल में कि तनख्वाहें भी पूरी नहीं हो रही हैं आपको इसलिए लाया गया था कि शायद इकॉनमी बूम करेगी, बूस्ट करेगी, बैरून मुल्क से बड़ा पैसा आएगा। आपके ज़राए आपको बता रहे हैं कि वाकई गुफ्तगू शनीद और मुलाकातें हो रही हैं और वो ये तो कह रहे हैं जरदारी साहब वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जनाब के कुछ एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग एक हो चुकी है। अब अगली बात मैं कहना नहीं चाह रहा कि ऑलरेडी आपके
उस पर कुछ चैनल के लिए वो ना हो। बहरहाल कुछ और भी इसमें जरा लपेट के कह देना, ना कह के भी कह देना भी एक फनकारी है ना। चले वो इसका कुछ लिंक कोई उससे भी है, नवंबर आने वाले से भी है कि उस वक्त अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इमरान खान साहब ने करनी है, ये बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इमरान खान साहब ने करनी है या कोई नए प्राइम मिनिस्टर ने करनी है? सो इट हैज टू समथिंग टू डू। सो जाने वाले नवंबर से तयन हो गया कि कौन सी ऑप्शन बेहतर दिखाई दे रही है या दीगर ऑप्शंस को अवेल किया जाए, और आने वाले नवंबर से ये फैसला किया जा रहा है कि उसके फैसले करेगा कौन, वो इख्तियार होगा किसके पास। एब्सोल्युटली है, वहां तक उनको जाने देना है खान साहब को अपने नवंबर तक। जरदारी साहब अब किधर है? पहले ना 3 में थे ना 13 में थे, अब जाके डेरा जमा चुके हैं, कह रहे हैं मैं लाहौर इस्लामाबाद में बैठूंगा। आपने पिछले चंद दिनों के उनके बयानात भी सुने हैं। वो इस डील का हिस्सा है या किसी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है, या इज इट जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस? उन्हें जरूरत तो पड़ेगी, अगर आपने कुछ और अरेंजमेंट्स करने हैं तो आपको जरदारी साहब भी ऑन बोर्ड रखें। और एस्टेब्लिशमेंट जो मेरा ख्याल है, माजी की बात कर रहा हूँ, मैंने हाल में भी देखें, अगर उन्हें आगे सबसे बेहतर को डील दी है ना, किसने सबसे ज्यादा उनके साथ चलने, मतलब लेट जाने वाला हिसाब होता है ना, वो जरदारी साहब की पार्टी जो है, उन्होंने आपको याद होगा जनक यानी साहब को पूरे 3 साल भी दिए, उन्होंने कहीं पे मुदाखलत नहीं की। उस वक्त मुझे याद है रियासत के अंदर 6-7 रियासतें चल रही थी, एक गिलानी साहब का दौर चल रहा था, साथ में जरदारी साहब का अपना कैंप खुला हुआ था, उस वक्त तालिबान अपना आगे सवात में उन्होंने रियासत कायम कर ली थी। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल में एबटाबाद के बाद आर्टिकल भी लिखा, सराहा भी, सपोर्ट भी किया, एक्सटेंशन भी दी, यानी कि किसी मामला पे आपको वो उनको सूट करते हैं। जरदारी साहब हमेशा उनको आके सूट करते रहे, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती रही है जिस तरीके की, वो उन्होंने कोई एश्योरिटीज की बात हो रही है? फिर नहीं, मेरा नहीं ख्याल का एश्योरिटी होगी, को लगता ही है कि राब्ते, क्योंकि जरदारी साहब के साथ जब तक राब्ता ना होता, वो इतने घाग सियासी प्लेयर हैं, नोइंग हिम अ बिट, उनकी पॉलिटिक्स है, अगर उनसे राब्ते ना हो रहे होते ना, वो कभी भी जिक्र ना करते। वो एक तरह के कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि कोई ऐसी बात हवा में फिलर छोड़ देंगे, ये फिलर छोड़ते रहते थे। पीएम नवाज वाले आप 3-4 सालों में देखें, इन्होंने फिलर बड़े छोड़े हैं, तो हाँ, लेकिन जरदारी साहब है ना, वो फिलर छोड़ने वाले नहीं है, वो बात को अपने अंदर रखने वाले पक्के पॉलिटिकल प्लेयर हैं। अब की दफ़ा उन्हें भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ, वो कहते हैं स्टॉर्म इज गैदरिंग, और कोई मार्च की जो डेटें रखी है ना इन्होंने, उसके एकदम जो मुतहर्रिक हैं, क्योंकि लूज बॉल नहीं फेंकते जरदारी, मेरा ख्याल है जरदारी साहब कम से कम नहीं फेंकते। अब की दफ़ा वो आके कह रहे हैं कि मैं कैंप लगाऊंगा, खैमे लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, इट मीन्स के अगर समथिंग इज कुकिंग अप, और उन्हें इसकी सीरियस इसकी खबरें हैं, और अगर मेरे आप तक ये खबरें पहुंची और भी मतलब लोगों को पंजाब में उनका क्या मुस्तकबिल है, इसके ऊपर जरा एक्सप्लोर करते हैं। बट पहले ज़रार, आपने हमें अपना मुफामती बादशाह एक्सपोर्ट कर दिया पंजाब में। शुड समबडी बी कंसर्न्ड एंड हु शुड बी कंसर्न्ड? आज ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब लायबिलिटी बन गए हैं, उनके अपने बंदे उनके साथ अब नहीं खड़े। डू यू थिंक कि हवाओं का रुख बदल रहा है? देखिए, आई थिंक कंसर्न तो इमरान खान साहब और पीटीआई को ही होना चाहिए ना। जरदारी साहब को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने जरदारी साहब को हल्का लिया है वो पछताते ही हैं। एग्री विद जो अभी क्लासा साहब कह रहे हैं। और क्योंकि देखिए, मैं जाहिर है कि मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, तो इस्लामाबाद और पिंडी से मैं काफी दूर हूँ, तो इसीलिए तो फ्रेश पर्सपेक्टिव लिया है। और बिल्कुल जी, मैं मतलब ये वही आ रहा था कि जो अभी क्लासा साहब कह रहे थे ना, कि बहुत मतलब एक कंफ्यूजन सी होती है ना, हर जगह से खबर आ रही होती है, आपको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। और फिर हमारी भी एक होती है कि सर ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास चिड़िया है, किसी के पास मगरमच्छ है, किसी के पास गिद्ध है, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये बातें मेरी कानों तक भी पहुंची हैं, एंड ओवर द लास्ट ईयर बार बार पहुंची है। अच्छा, अब पहले तो मसला ये था कि आपके पास ऑल्टरनेटिव तो एस्टैब्लिशमेंट के पास नहीं था कोई एज सच। और मेरा ख्याल है कि उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से ये गाड़ी चल जाए, और धक्के भी बहुत दिए। लेकिन अब काफी जाहिर हो गया है, मेरा ख्याल है हर लेवल पर, कि इस गाड़ी के चारों टायर भी पंक्चर है और इंजन भी खराब है। और बंदा जितना भी ताकतवर हो, जितना भी बॉडी बिल्डर हो, आप 24 घंटे एक गाड़ी को धक्का नहीं दे सकते। तो मेरा ख्याल है वो धक्का मार मार के भी तंग आ गए हैं। और फिर हालांकि आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर ड्राइवर आपको ही तनकीद का निशाना बनाए, और मैं यहाँ पे मेरा इशारा है ये जो सारा 20 नवंबर का हुआ है, और बिल्कुल ये कोई छुप के नहीं हुआ है, अंदर होने की बात नहीं है, ये सबके सामने हुआ है। तो आई थिंक दिस वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द पावर्स दैट बी। और उनको भी पता लगा कि सर ये कोई अच्छी या कोई लॉजिकल कैलकुलेशन तो नहीं थी on the prime minister's hand, because you do not bite the hand that feeds you, and in this case you do not bite the hands that are pushing your car, क्योंकि आपसे नहीं चलाई जा रही ना, ऑब्वियसली। अब जहां तक ऑपोजिशन की बात है, तो अब नून लीग से जो इस तरह के बयानात तो आपको पता है बार बार आते रहे हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। अगर जरदारी साहब
बकायदा इनटू द फील्ड आ गए हैं, तो वो एक हद से तक सिग्निफिकेंट है। अब इसका मैं ये नहीं मतलब कि मुझे पता है कि क्या नेगोशिएशन हो रही हैं या अगर नेगोशिएशन हो भी रही हैं, लेकिन इट इज क्लियर दैट द सर्च इज ऑन फॉर सम काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव। अच्छा ज़रार, आपने ये देखी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आज की ट्वीट अपने वालिद की तस्वीर लगा के, आई हर्ड यूर अ प्लेयर, नाइस टू मीट यू, आई एम द कोच। सो आई मीन रियली क्या नवाज शरीफ ही, जी जी, काफी क्रिंजी ट्वीट थी वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग जनाब। आई मीन आई डोंट थिंक कि वो उनके कद काट को सूट करती है। द मेन थिंग इज के जैसे जब समुद्र में कहा जाता है ना कि जब एक कतरा खून कभी गिरे तो जो शार्क होती है ना वो 10 मील दूर से सूंघ लेती है। आई थिंक द शार्क्स आर सर्कलिंग नाउ, शार्क्स आर सर्कलिंग, मुझे भी लगता है मुहासरा हो रहा है। मगर ज़रार सवाल इधर ये है, क्रिंजी ट्वीट अपनी जगह, लेकिन क्या आने वाले दिनों में सियासत का रुख क्या होगा, इसका तयन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे या जरदारी साहब करेंगे? इस ट्वीट को मैं जरदारी साहब के तनाजुर में देख रही हूँ। नहीं, आई हैव नो आइडिया जी। देखिए अभी सब अपना चांस तो लगाएंगे ना, लेकिन आई थिंक कि देखिए अब जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं राइटली और रॉन्गली, दे आल्सो पेंटेड देमसेल्व्स इनटू अ कॉर्नर ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये भी अब उनकी एक हिस्टोरिकली एक ट्रैजेक्टरी तो रही है ना यार कि अगर इससे काम नहीं चल रहा तो चलें किसी और को ट्राई कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूले बार बार अप्लाई हो रहे होते हैं, एंड आई थिंक एट सम पॉइंट बंदे को ये भी रियलाइज करना चाहिए कि शायद फॉर्मूले में ही कोई मसला है, क्योंकि अगर बार बार आपको ऐसा ही करना पड़ता है तो मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर प्लानिंग। अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक सिंधी में मुहावरा है, कहावत है कि जब चढ़ता हुआ सूरज धूप नहीं देता, चढ़ते हुए सूरज से गर्मी नहीं पहुंचती, तो डूबते हुए सूरज से आप क्या उम्मीद रखेंगे, राइट? और ये जो हुकूमत है ये अब डूबता हुआ सूरज है। इकोनॉमी राइटली और रॉन्गली आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपकी भी अपनी बहुत गलतियां हैं। जो रिफॉर्म्स प्रॉमिस किए गए थे बार बार, उनमें से कोई डिलीवर नहीं हुए। बिल्कुल, सेहत हेल्थ कार्ड आया है, सास प्रोग्राम को स्केल अप किया है, ग्रेट, लेकिन ये है बैंडेड्स, ये है पैनाडोल, और हमें है कैंसर। आप कैंसर का इलाज पैनाडोल और बैंडेड से नहीं कर सकते। वक्ती रिलीफ मिल जाती है, सही है, बट इट इज नॉट अ सोल्यूशन। दूसरी बात है कि इनका एटीट्यूड जो है इकोनॉमी के बारे में, आई थिंक पब्लिक में ये एक बहुत बुरी तरह से रिसीव हुआ है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ ना गोलीमार में, और मुझे पता है कि मैं जो सौदा खरीदता था 500 रुपए में, अब मुझे उसके 1000-1500 रुपए देने होंगे, तो मुझे कोई परवाह नहीं है कि बर्मिंघम में महंगाई है या नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि आउटर मंगोलिया में चीनी की कीमत कितनी है। मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ भाई ठीक है। तो ये जो इनके जो सिलसिला था ना कि नहीं, व्हाई आर यू बीइंग अनग्रेटफुल, पूरी दुनिया में ये, पूरी दुनिया में ये नहीं चलता। आमिर हमारे साहब को देख ले, गैस की बात होती है, वो कहते हैं कि जी मनाजरा करें। क्या मनाजरा करने से मेरे चूल्हे जलेंगे, मेरे नलकों में गर्म पानी आएगा? नहीं। सो माय पॉइंट इज के एक तो कुछ इनहेरिटेड मसले थे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आए, लेकिन यू हैव आल्सो बीन योर वर्स्ट एनिमीज एंड इवेंचुअली ना जी देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे। और वो प्राइस पे कर रहे हैं। एक ही चीज थी जो इस गाड़ी को चला रही थी, और वो ये इंप्रेशन, राइट और रॉन्ग मैं नहीं कह सकता, कि आप वन पेज पर है ना, जो वन पेज का हम हमेशा जिक्र करते हैं, अब काफी क्लियर हो गया है कि आप वन पेज पर नहीं है, तो बचा क्या? ऐसा ही है। और अब इस्लामाबाद में ज़रार ये अगर आप मौके दें क्लास साहब, इधर पीपल्स पार्टी की जो पहली भी तजवीज़ थी, अब एक बार JUIK ने और नून लीग ने गो अहेड दे दिया कि इस पर काम किया जाए, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के ऊपर एक बार फिर काम किया जाए। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पार्लिमानी रास्ता इख्तियार किया जा रहा है इस हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रियाम। आप जिस तरह शरीफ की भी बात की, और जरदारी साहब ने भी जो कहा कि भाई बात हमसे करनी है तो पहले इनको घर भेजो, फिर हमसे बात करो। बहुत ये और डेरे भी इधर लगाने के लिए बैठ गए हैं। तो यानी कि ये बड़े ऑब्वियस साइंस हैं कि ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन एज वेल। कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई आने वाले दिनों के अंदर अगर नया कोई सेटअप लाया जा रहा है। बैक वक्त ये दोनों चीज़ें चलाई जाएंगी पार्लियामान के अंदर भी, या ज़्यादा इन्हिसार बाहर ही होगा कि बाहर कुव्वतों को जो है दूर किया जाए या कमज़ोर किया जाए, अपना रास्ता, अपनी स्पेस कार्व आउट की जाए?
मेरा ख्याल है कि ये जो आपका सवाल है ना, मेरी जो इतला है या मेरी मतलब है, आपको तो पॉलिटिक्स में कोई चीज़ फाइनल तो होती नहीं है, दिन में 10 दफ़ा यहाँ चेंजेस भी आ सकती हैं, नहीं भी होती, वो कोई नया सेटअप नहीं है। जो मेरी जो थोड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई आए भी से चेंजेस इस तरह की तो नया इलेक्शन कराया जाएगा। इसी के लिए ये जब इसकी बात करते हैं ना स्पीकर की, हम स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, तो इसी तरह की अदम एतमाद जो है वो शायद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी लाई जाएगी। जो उनका है अभी तक जो बातें आती हैं कि उनको कहा जाएगा आप अपना हाउस जो है 172 वोट अपने पूरे करके दें, और कल को अगर क्यू लीग या यहाँ पे GDA या MQM जो आपको पता है कि इनके इशारों पे चलते हैं और किस तरह की उनको जिन्होंने मिला कर दिया था वो कल को आपके कहते हैं नीचे से क्लीन आपके खींच भी सकते हैं। सो अगर इमरान खान साहब 172 वोट पूरे नहीं कर सकते, अभी बड़ी मुश्किल से आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना बजट वगैरह जो है वो चीज़ें सारी पास करेंगे। सो उसके बाद एक उसके लिए नए उस इलेक्शन की राह हमवार की जाएगी। ये भी नहीं मान रहे PML नवाज हो या जरदारी साहब उनके जो हाउस के अंदर चेंज कर दें, को नया वज़ीर आला सारी वज़ीर आज़म ले आए, वो नो, और उनको सूट भी नहीं करता। अगर आप देखें इन हाउस चेंज आप नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल, आपको लग रहा है खान साहब भी अपनी टेन्योर पूरी करेंगे? अगर करनी हुई तो खान साहब भी पूरी टेन्योर करेंगे अपनी, अगर 5 साल इन्होंने पूरे करने हैं, वरना अगर ना हो सके वरना तो खान साहब खुद क्या असेंबली डिसॉल्व कर देंगे? करनी पड़ेगी ना। अगर आप हाउस में नहीं ले सकते 172 वोट आप नहीं ले सकते। सर अभी तो 178 वोट लेके इसी साल कॉन्फिडेंस उन्होंने एक बार फिर एतमाद हासिल किया है हाउस का, जब सेनेट के इलेक्शंस थे मार्च के अंदर। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इत्तेहादी तो एक इशारे की मार है वैसे? फिर आपको ये भी याद होगा हफीज शेख साहब जो है कैसे बुरे तरीके से इस्लामाबाद की सीट से हाथ धो बैठे थे। बिल्कुल, तो सारी चीजें 2 मिनट लगते होते हैं कि किसने, अच्छा आप इन्होंने गिलानी साहब को हराना था सेनेट में। गिवन एक सेकंड क्लास साहब, गिवन यही सिचुएशन हो कि नहीं, वो सिचुएशन बदल जाती है, एक दिन में तब्दील हो जाती है इधर सियासत। 178 वोट चले गए, अब नई आती है, नई वोट मिलते हैं, असेंबलीज डिसॉल्व होती है, नया इलेक्शन होगा फिर। बिल्कुल जी, इनकी यही डिमांड है इनकी PML नवाज की और जरदारी साहब की कि नया इलेक्शन करें। वो कहते हैं हम क्यों बोझ उठाएं, साल 1.5 साल का जितना भी बैगेज है तो हम क्यों उठाएं, फिर साल बाद हम अनपॉपुलर हो जाएंगे। आपको 2/3 अक्सरियत कोई जमात लेती दिखाई दे रही है या हंग पार्लियामेंट दिखाई दे रही है? मेरा ख्याल है 2/3 जिनको मिली थी, फिर उनके साथ जो हशर किया था या उन्होंने मुल्क के साथ हशर किया या उनके साथ हशर किया, अब कोई अफोर्ड नहीं करेगा कि 2/3 हो। और जो लोग आपको लेकर आते हैं इतना पावरफुल, आपको वो भी नहीं बनाते कि कल को आप उनके सर पे चढ़ जाएं और उनको डिक्टेट कराना शुरू कर दें। सो आप किसी के कंधों पर चढ़ कर आते हैं, वो उतना ही आपको थोड़ा सर पे चढ़ाते हैं जितना वो कल को आपको उतार भी सके। 2/3 का तो मतलब ये है, फिर आपको याद है उन्होंने जियाउद्दीन भट्ट साहब को लगा दिया था, आर्मी चीफ लगा दिया था ओवरऑल बिठा के, और जनरल मुशर्रफ की छुट्टी करा दी, 2/3 थी आपके पास। सो वो पीपल्स पार्टी और PMLN कहीं ना कहीं आपको रास्ते मिलते दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने अभी हाल ही में जरदारी साहब के बयान इस हवाले से भी सुने थे। अब साहब जरा दोनों की ये कोशिश होगी कि हमें कोई उसमें से वो कहते हैं पाई में से कितना हिस्सा मिलता है। अब जरदारी साहब चाहेंगे उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि सिंध तो हमारे पास है सो है, आप साउथ जो है सराइकी इलाके जो है वहाँ पे जो आपको वहाँ पे इलेक्टेबल हैं, क्योंकि असल फैसला जो है 2-3 पावर्स करेंगे अगर इलेक्शन में कि यहाँ पे हुकूमत किसकी आने, सराइकी इलाके करेंगे, वहाँ पे आपके 40-50 के करीब सीटें हैं। आप वहाँ पे कोई नया ग्रुप बना लेंगे, पहले सूबे के नाम पर बनाया, फिर आपने आज़ाद उनको लड़ा लिया था। अब वो जो 20-25 इनको अगर वो वहाँ से सीटें मिल जाती हैं, अगर जरदारी साहब को या किसी के साथ अलायंस हो जाता है तो डेफिनेटली दे आर इन ए पोजीशन टू मेक ए गवर्नमेंट ओवर हियर एट इस्लामाबाद। अच्छा, फिर इन्होंने यहाँ TLP को भी एक्टिवेट कर दिया, जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने वो भी बना दिए वो, और वो भी आके उस तवक्को कर रहे होंगे 25-30 सीटें हम बना लेंगे। बल्कि एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी गई है इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री की, यहाँ पे ये कैमा कमेटी है, उसमें आके सिंध हुकूमत ने बड़ा उसमें आके उन्होंने शॉकिंग उन्होंने एक उन्होंने इंकशाफात किए थे। उन्होंने कहा आप TLP को आके पंजाब में वही रुतबा दे रहे हैं जो सिंध में MQM को दिया गया था। ये बल्कि उनकी बाकायदा ब्रीफ किया उन्होंने वहाँ पे। सो आपकी TLP के पास 20-25 सीटें उनको लेकर दे देंगे, आप रख लें, और फिर सूबा महाज वाली सीटें हैं अगर वहाँ साउथ में सराइकी इलाकों में इलेक्टेबल हैं जो आपके 20-25 जो आके उन पर डिपेंड करते हैं, पावरफुल लोगों के साथ खड़े होते हैं, उसकी जरदारी साहब की कोशिश होगी कि हमें अगर सराइकी इलाकों में कुछ सीटें इस तरह मिल जाती हैं। इनकी इमरान खान साहब की, नवाज शरीफ साहब की कोशिश होगी कि TLP के में से कोई अगर 20-25 सीटें हमारे साथ अलायंस कर लें। सो ये सारी जो तारें जो है ना ये इनके हाथ में नहीं है, मेरा ये ख्याल है। वो सराइकी इलाकों की जो ये सीटें हैं वो मगर जरदारी साहब पंजाब पहुंचे हैं नोइंग के अब कुछ ना कुछ पक रहा है, एंड दिस इज द टाइम। बिल्कुल देख पक रही है, दिस इज द टाइम। एंड जरार आज फवाद चौधरी ने भी कहा हुकूमत ने कि भाई अब अगले इलेक्शन में सिंध हमारा ही है, पीपल्स पार्टी अपने उतने ही नंबर लेकर आएगी, सिंध में उतनी ही मकबूल है जितनी 2013 में 18 में थी, या आपको लग रहा है उसको, या तहरीक इंसाफ ने जितनी सीटें जीती गैर मुतवक्के जीती कराची से इस दफा, वो ढस खाएगी? इट्स नॉट द सेम, पार्टी मुनज़्ज़म नहीं रही। देखिए अभी जाहिर है कि हम 2021 के एंड में बैठे हुए हैं, और अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि 2023 में, अगर हम 2023 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा, तो ये बहुत कबल वक्त है। बिल्कुल देयर इज नो डाउट कि PTI की जो पॉपुलैरिटी है
अर्बन सिंध में और रूरल